मुंबई माया नगरी, और उस माया नगरी में एक मौत, मौत भी नहीं साहब, कहिए तो हत्या। 3 गोलियां दागी गई और बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी, जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा है बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, हालांकि इतना बड़ा नाम कि लोगों ने बाद में सोशल मीडिया पर यह भी पूछा कि ये कितना बड़ा नाम जिसके जिम्मे कुल मिलाकर सबसे बड़ा सेहरा जो बांधा गया वह ये कि बॉलीवुड के 2 खानों के बीच सुलह करवाई। इतना बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी, इतना बड़ा नाम जो गोपालगंज से, बिहार के गोपालगंज से मुंबई के पौष इलाके बांद्रा में पहुंचा और बांद्रा, वर्ली, कुर्ला के मुसलमानों का नेता बना, उनके वोटों की तिजारत करने लगा। इस पर कहीं बात नहीं हो रही है। बाबा सिद्दीकी वह बड़ा नाम जिसकी 468 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अटैच की, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। बाबा सिद्दीकी वह बड़ा नाम जिसके तार दाऊद इब्राहिम से भी जुड़ते हैं, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। मैं कहानी शुरू करूंगा बिहार के गोपालगंज से। गोपालगंज से एक ट्रेन चलती है और उसमें बाबा सिद्दीकी, और अगर आप इस नाम के पीछे पड़ जाएंगे दर्शकों, साथियों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह नाम भी अपनाया हुआ होगा। वैसे उसका नाम कोई मोहम्मद या जीशान सिद्दीकी या जो भी होगा, बाबा नाम तखल्लुस है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। गोपालगंज की ट्रेन मुंबई पर उतरती है और बांद्रा वह इलाका है जहां मुंबई का खास भी रहता है और आम भी। बैंड स्टैंड मुंबई के बांद्रा का वो इलाका है जहां सलमान भाई और उनकी नेकनामी के किस्से तो खैर चारों ओर बह रहे हैं, वो तो आपने देखे ही होंगे। वह हाफ पैंट पहनकर साइकिल चलाते हैं और उसी बांद्रा में स्लम भी है, जिस स्लम के रीडेवलपमेंट के नाम पर बाबा सिद्दीकी ने इतनी संपत्ति बनाई कि ईडी भी केवल अभी तक 468 करोड़ ही अटैच कर पाया था। फिर से मैं भटक गया। कहानी फिर गोपालगंज से मुंबई पहुंचती है। मुंबई में तब कांग्रेस के एक बड़े नेता हुआ करते थे, सुनील दत्त साहब। उनको साहब न कहना गुनाहे अजीम हो जाएगा, क्योंकि वह उस संजय दत्त के पिता थे जिसने मासूमियत में AK-56 खरीद ली थी। मैं और नहीं भटकूंगा और हारमोनियम लेकर इधर उधर नहीं निकलूंगा, लेकिन फिलहाल इतना बताना चाहूंगा कि 18-19 साल में एक घड़ी बनाने वाले का बेटा, जी हां, इस बाबा सिद्दीकी के बाप घड़ी बनाते थे, तो एक घड़ीसाज का बेटा NSUI की मार्फत सुनील दत्त के करीब होता है और सुनील दत्त उसे मान लेते हैं दूसरा बेटा, क्योंकि पहला बेटा तो उस वक्त तक ड्रग्स की दुनिया में फंस चुका था, फिल्मों में जा चुका था, तो एक दूसरे बेटे की, दूसरे कंधे की जरूरत तो थी। उसके बाद क्या हुआ और किन बातों पर हमें बात करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है और मौत के बाद यह भारतीय परंपरा है कि किसी के बुरे कर्मों को नहीं दिखाते, लेकिन साहब जो कर्म है उनकी तो चर्चा करनी पड़ेगी। अवनीश जी, हमारे यहाँ ये बार बार कहा जाता है कि मौत हो गई साहब, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, लेकिन जो काम किए हैं भाई ने वो तो बताना पड़ेगा। एक घड़ीसाज से NSUI और उसके बाद बाबा सिद्दीकी, एक ऐसा नाम जिसके लिए महाराष्ट्र की सरकार राजकीय शोक घोषित कर रही है। कैसे देख रहे हैं जी पूरे मसले को? ब्यालोक जी, सबसे पहले आपकी एक बात मैं आगे जोड़ देता हूं। बाबा सिद्दीकी, जियाउद्दीन सिद्दीकी, ये था नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी का, जिसको कि मीडिया बाबा सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी। घड़ी साज का लड़का था, आपके बिहार की पवित्र धरती गोपालगंज से गया था, बड़ा नाम कमाया साहब। आपने सुनील दत्त के यहां तक उसको पहुंचा दिया और मात्र 19 साल की उम्र में NSUI, युवक कांग्रेस, इसका कार्यकर्ता हो गया। सुनील दत्त के मार्फत फिल्म दुनिया में उसकी एंट्री हो गई। आपने बहुत सारी चीजें बता दी, 400-425 करोड़ रुपए का वो मामला भी बता दिया।
अभी जिस एंगल पर मुंबई पुलिस वाकई में गंभीरता से काम कर रही है, ऑफिशियली काम कर रही है, वो ये भी एंगल है स्लम, जिसमें उसका कांग्रेस का जो विधायक है बेटा, वो उसका लगातार विरोध कर रहा था और उस बात की लड़ाई लड़ रहा था। अमिताभ बच्चन की याद आती है, एंग्री यंग मैन, एक विधायक, कि वो कहेंगे कि तुम अपनी बस्तियां खाली कर दो, लेकिन तुम खाली मत करना, क्योंकि जीशान तुम्हारे साथ है। सब कुछ फिल्मी है और बेहद फिल्मी। लेकिन आज बाबा सिद्दीकी के इस स्याह पक्ष पर शर्म आनी चाहिए। न मीडिया बात कर रही है, न इस देश का विपक्ष बात कर रहा है। आप सोचिए जरा कितना अच्छा मौका है वह विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने, जो 2014 के बाद कहीं एक कोई लाश अगर गिर जाती है तो उस पर गिद्ध बनकर टूट पड़ता है। हाय रे इस देश का विपक्ष और हाय रे मोदी के मारे हुए। बाबा सिद्दीकी और कोई नहीं था भाई, महाराष्ट्र में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसके घटक दल का नेता था महाराज। कुछ तो बोलो विपक्ष वालों, मोदी की पार्टी पर हमला तो करो, लेकिन नहीं, अकीदतें पेश की जा रही हैं। विपक्ष हो, दौड़ा दौड़ा हर आदमी जा रहा है, आह रे बाबा, वाह रे बाबा। ये स्थिति है इस देश के विपक्ष की। कोई सवाल नहीं पूछ रहा, कोई मीडिया नहीं पूछ रहा। तो आपने बड़ा सही कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह की बात चल रही कि भाई कौन थे बाबा सिद्दीकी साहब। रा के भूतपूर्व अफसर एनके सूद साहब, उन्होंने एक बात कही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाबा सिद्दीकी एक माफिया था। माफिया कैसे था साहब? क्या यह देश 1993 का मुंबई ब्लास्ट, मुंबई धमाके भूल गया? जब सरकार ने इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई थी तो कमेटी ने 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दिया था और इस रिपोर्ट में अंडरवर्ल्ड के लोगों के नाम तो थे ही थे व्यालोक जी, पॉलिटिशियंस के भी नाम थे जो महाराष्ट्र और खासतौर से मुंबई बेस्ड पॉलिटिशियंस थे। सेंटर में वो बड़े वाले पंडित जी पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिन्होंने इस देश के हिंदुओं पर एहसान कर दिया। बाबरी मस्जिद का ढांचा जब ढह रहा था तो वो पूजा करने चले गए थे, उनकी सरकार थी। सारे नाम निकाल दिए गए थे पॉलिटिशियंस के, एक भी नाम नहीं था, किसी पर कोई जांच नहीं हुई साहब। वो 3 महीने की रिपोर्ट कहां चली गई कोई पता नहीं। बाबा सिद्दीकी का नाम उस रिपोर्ट में था। दूसरी, सुनील दत्त से बाबा सिद्दीकी, आपने बड़ा अच्छा कहा कि संजय दत्त और जिस तरीके से सुनील दत्त के लड़के और लड़की, क्या नाम ले उनका, वो कह रहे हैं आहा मेरा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया। जैविक संबंध नहीं था, लेकिन वो कौन से तार थे? संजय दत्त के यहां से AK-56 मिली थी ना, उसके स्प्रिंग वगैरह मिले थे ना, वो खेल खेल में मिले थे। वो कहां से आए थे? वो कौन सा ऐसा तार था जो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच में तार का काम करता था? ये किसको नहीं पता है कि दाऊद इब्राहिम के तमाम पैसे, इन्वेस्टमेंट बॉलीवुड में थे। एक ब्रेकिंग आपको इस समय सब जगह मिल जाएगी कि कैसे दाऊद इब्राहिम ने एक बार धमकाया था बाबा सिद्दीकी को कि कह तो राम गोपाल वर्मा से कह के तेरे नाम की एक फिल्म बनवा दूं, एक था MLA। क्या यह प्रमाणित नहीं करता है? इस बेशर्म मीडिया को शर्म नहीं आती कि जब इस तरह की वो ब्रेकिंग बना के खबरें परोस रहा है इस देश का मीडिया, बेशर्म मीडिया, तो क्या ये दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड के कनेक्शन को प्रूव नहीं करता? इस पर सवाल कौन उठाएगा? आपने 400 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी गिरफ्तारी करने की तैयारी में थी। मुझे लग रहा है कि ईडी निराश हुई होगी कि उसका एक शिकार फौत हो गया, नहीं रहा। बाबा सिद्दीकी सीधे सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड लेड बाई दाऊद और बॉलीवुड के बीच का पुल था।
एक घड़ी साज का लौंडा जिसको कांग्रेस ने युवा नेता बनाया, 99 में विधायक बनाया, 3 बार विधायक रहा, हारा तब जाके विधायकी छूटी, और वो इस समय एक सर्वमान्य नेता बना पड़ा है। शर्म आनी चाहिए शिंदे सरकार को, एनडीए की महाराष्ट्र सरकार को इस बात की शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ इसका अंतिम संस्कार किया है। ठीक है, कांग्रेस ने इस तरह के माफियाज को और एक खास धर्म संप्रदाय, एक खास मजहब के माफियाज को प्रमोट किया है, लेकिन क्या हम सिर्फ इसी बात के लिए हिमायत करने लग जाएं कि वो महाराष्ट्र के एनडीए सरकार का हिस्सा था? ऐसा नहीं। और मुझे लगता है कि जिस मुसलमान वोट बैंक के चक्कर में शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र की ये किया है, कुछ हासिल होने वाला नहीं। और आज संजय राउत और नवाब मलिक जैसे बेहया लोग वो फूल और मालाएं पेश कर रहे हैं बाबा सिद्दीकी पर। इस बात का जवाब कौन देगा कि 150 रुपए लेके, और आपने जिस ट्रेन का नाम बताया, गोपालगंज के माझा इलाके से निकला हुआ ये बाप बेटा जो भिंडी बाजार में रह के और घड़ियां बनाते थे, किस घड़ी में और कैसे घड़ियां बदली इनकी खुद की और इतनी संपत्तियों का मालिक हो गया। 25 करोड़ रुपए की निजी संपत्ति ये इलेक्शन कमीशन के सामने खुद जीशान इसके लड़के ने घोषित किया है ऑफिशियली। क्या पूछा नहीं जाना चाहिए कि कौन सा व्यापार किया, कौन सा व्यवसाय किया बाबा सिद्दीकी ने, जो आज इतनी बड़ी विरासत छोड़ के गया है प्रॉपर्टी की? मैं नाम नहीं लेता हूं, जनरली बचता हूं, लेकिन एक केआरके नाम का है, वो ठीक है, बड़बोला है, लेकिन बड़बोले कई बार बहुत सही चीज कह जाते हैं। और पहला रिएक्शन मेरे ध्यान में आता है, मैं नाम भी नहीं जानता उसका फुल क्या है, लेकिन वो केआरके लिखता है। क्या है केआरके का मैं नहीं जानता, दर्शक समझ गए होंगे। उसने साफ लिखा है, और एक एक एक्स पोस्ट पर जो बात लिखी है वो सच है। उसने लिखा है ये भू माफिया था। दाऊद से जिस दुश्मनी की इसकी बात की जाती है, सलीम लंगड़ा और इसके बाबा सिद्दीकी के बीच एक पीस ऑफ लैंड को लेके वो विवाद था। सलीम ने इसको फोन किया, अबू सलेम ने से फोन करवाया उसने वो लंगड़े के लिए, और उसने कहा कि हट जाओ इस जमीन से। चूंकि ये तब तक नेता बन चुका था, सुनील दत्त ने इसको नेता बना दिया था और ये अभिनेताओं का नेता बन गया था, तो इसने मुंबई पुलिस को कांटेक्ट किया और मुंबई पुलिस ने उठा के वो लंगड़े को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर दिया। दाऊद को ये बुरा लग गया और तब दाऊद ने इसको कहा, वही जो राम गोपाल वर्मा वाली, कि कहो तो एक था एमएलए नाम की फिल्म बनवा दूं तुम्हारी। लेकिन इस सबके बीच में रिश्तेदारी तो प्रूव होती है ना, कि संबंध तो कुछ थे ना। क्या ये चचेरे मौसेरे ममेरे भाई थे? ऐसे महानगरों में जिसको सपना की नगरी कहा जाता है मुंबई, जो कारोबार की आर्थिक राजधानी कही जाती है, संबंध किस आधार पर बनते हैं? क्या ये कोई मतलब खगोलीय ज्ञान है जिसको समझा नहीं जा सकता? और अब आपको बता रहा हूं जो हमारा थंबनेल कह रहा है। आज 10 साल पहले ले चलता हूं। आज कौन सा साल चल रहा है साहब? 2024। कौन सा साल चल रहा है? 2024। जरा 10 माइनस कीजिए 24 में से, कौन सा साल निकल के आता है? 2014 जिस उत्तर प्रदेश साल में बाबा सिद्दीकी हारा था। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी साहब 2014 में? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आज से ठीक 10 साल पहले उत्तर प्रदेश एटीएस में एक शिकायत आई थी। दुबई में रहने वाला एक मुंबई का कारोबारी था हाफिज, उसने बाबा सिद्दीकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की एटीएस को यह शिकायत की थी कि इसने 20 करोड़ रुपए मेरे हड़प लिए। एटीएस ने केस दर्ज किया
और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया एटीएस ने, तो इस पूरे मामले का तार जाके दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ गया। यूपी एटीएस ने जब इसका और इन्वेस्टिगेशन किया तो उसको यह पता चला कि साहब ये दाऊद इब्राहिम का एलआई है जिसने शिकायत किया है हाफिज ने, और इसकी शिकायत में दम है। ये गैंगवारी का मामला है, जैसे गैंगवारी होता है ना, लूट के माल में बंटवारे का मामला है। लेकिन एटीएस को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उसी के साथ टॉपअप में मिल गई कि बहुत सारे फिल्मी लोगों के अपहरण और उनकी हत्याओं की साजिश है, और कई सारे बॉलीवुड के लोगों की जान बची थी एटीएस की उस फाइंडिंग की वजह से। लेकिन कुछ फोन आते हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार अखिलेश यादव साहब की थी। एटीएस की वो जांच बंद कर दी जाती है और हाफिज को ये कह के पनिश करने की धमकी दी जाती है कि तुमने झूठी शिकायत की है बाबा सिद्दीकी के खिलाफ। और इसी आधार पर मैं कहता हूं कि अगर वो साल 2014 नहीं रहा होता और वो साल अगर 2017 से लेके इस समय जब हम और आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस उत्तर प्रदेश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर और अपराध के मामलों में फिरौती, भू माफिया, जमीन कब्जा, मांडवाली, इन सारी चीजों को लेकर जिस तरीके का जीरो टॉलरेंस चल रहा है ना साहब, राजकीय सम्मान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर बाबा सिद्दीकी यूपी से ताल्लुक रखता तो। देखिए, राजनीति का अपराधीकरण, अगर कांग्रेस ने यह परंपरा शुरू की है और महाराष्ट्र की कोई भारतीय जनता पार्टी जिसमें शामिल है, एनडीए की अगर कोई सरकार चल रही है, वो किसी के राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी, आपकी और हम सबकी कोई सामाजिक मजबूरी नहीं है और ना होनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि राजनीति और अपराध का ये जो रिश्ता है वो कितना गहरा हो चुका है कि आज पार्टी के बंधन टूट चुके हैं। आप कुछ कहना यहीं पर मैं कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूं, एक आध नाम और अपने दर्शकों के लिए। गुलशन कुमार का नाम दर्शकों को याद होगा। मंदिर में पूजा कर रहे थे और उनको दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई। एक राइटर हैं हुसैन जैदी, मुंबई, डोंगरी से दुबई तक उन्होंने एक किताब लिखी है और उसमें उन्होंने बताया है कि गुलशन कुमार की जब हत्या हुई थी उसके ठीक 3 दिन बाद छोटा शकील ने दुबई में एक पार्टी की थी और तब के जो पुलिस कमिश्नर थे राकेश मारिया, उनकी भी उस किताब में मतलब जिक्र है, उनके हवाले से बातें कही गई हैं और वो किताब पढ़नी चाहिए, पढ़ने लायक। और उस पार्टी में बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी, जिनमें से कुछ नाम मैं बता देता हूं। शाहरुख खान, पूजा भट्ट, दीपक, आदित्य पंचोली और नदीम जो था संगीतकार, जो नदीम श्रवण, जो नदीम बाद में लंदन या दुबई ही कहीं रहा, वो बाद में आया भी नहीं, श्रवण भारत में रहते गए। ये सब कितना घिनौना और कितना घटिया है, ये चीज समझने की है कि उस पार्टी में शाहरुख खान भी था, सलमान खान भी था, आदित्य पंचोली था, दीपक तिजोरी था, साजिद खान था, अतुल अग्निहोत्री था, और अतुल अग्निहोत्री और ये सब लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं। बोनी कपूर था, साजिद खान था, मलाइका अरोड़ा थी, मिलिंद सोमन था, पूजा भट्ट था, चंकी पांडे था। और हत्या के बाद, गुलशन कुमार की हत्या के बाद इन सब से बहुत कड़ी पूछताछ हुई थी। लेकिन जैसा कि हमारे देश का निजाम है अवनीश, जैसा कि हमारे देश का लोकतंत्र है और हमारा समाज कितना विकृत, कितना सड़ा हुआ है, उसका जो एक पूरा लेखा जोखा हम देख पाते हैं, खास तौर से जब बॉलीवुड, अंडरवर्ल्ड और नेतागिरी मुंबई की जब हम बात करते हैं, तो ये इतना विद्रूप है, इतना विभत्स है कि सोचने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क, फिर इस चर्चा को हम। व्यालोक जी, किसी की हत्या हो जाए, हम किसी लॉरेंस बिश्नोई ने क्या दावे किए हैं, क्या क्लेम किया है, हम और आप उस पर बैठ के बात नहीं कर रहे।
और न मैं कम से कम करना चाहूंगा। दूसरी चीज, किसी एक व्यक्ति की हत्या हुई, एक वो पुराना जुमला है साथ, और जुमला नहीं, बड़ी गंभीर बात है, मैं माफी चाहता हूं मैंने उसको जुमला कहा। कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है। 3 गिरफ्तार हुए, बाकियों की गिरफ्तारी देखी जा रही है। सवाल यह है कि जब इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी चर्चा के कटघरे में, गुण दोष के कटघरे में लाके खड़े कर दिया जाते हैं, जब दुनिया का कोई व्यक्तित्व भारत में रख के जब उसकी बात होती है तो कहा जाता है कि समालोचना होनी चाहिए, क्या शर्म नहीं आ रही कि एक ऐसे व्यक्ति जिसके ऊपर 400 करोड़ से ऊपर का मनी लॉन्ड्रिंग पर ईडी पीछे पड़ी हुई है, मकोका का केस जिस पर रहा हो, ये क्यों नहीं बताया जा रहा है, इस पर क्यों नहीं बात हो रही है? और जिस तरह का परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के हिसाब से जिस तरीके से घड़ी साज का लड़का आज अरबों की संपत्ति का मालिक दिखाई देता है, इतना बड़ा पॉलिटिकल लेगेसी उसके पास है, आप सोचिए जरा कितना पार्टी लाइन कैसे टूटती है। खुद एनसीपी में, एनसीपी शरद पवार की, बाबा सिद्दीकी इस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का घटक दल, बेटा कांग्रेस का विधायक। आप सोचिए जरा, 2013 में सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती आई लव यू कराने के लिए जाना जाता है। इफ्तार पार्टियों को उसने ब्रांड बना दिया, और यही वजह है कि अक्रॉस द पार्टी उसके लिए सारी चीजें हैं। क्या ऐसा ही होती? मैं फिर अपनी वही बात कंक्लूडिंग रिमार्क में दोहरा रहा हूं, वो मुंबई महानगर राजनीतिक कार्यकलापों के लिए तो जानी जाती है, लेकिन वो आर्थिक राजधानी है। कहते हैं कि हर चीज वहां पैसे से निभाई जाती है। अक्रॉस द पार्टी समर्थन और मुहर्रम और आंसू हर तबके द्वारा बहाया जाना क्या ये सिद्ध नहीं करता कि अंदर कोई ना कोई ऐसे कनेक्शंस हैं जो दीवार के अंदर हैं, लेकिन पाइपों से धारा एक सी बह रही है? यह साफ ये बताता है कि वो दाऊद इब्राहिम जिसके 80 के शुरुआती दशक से लेके और अब तक, मैं कह रहा हूं अब तक, मैं नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी की सरकार में किस तरीके से ब्लैक और ग्रे पैसों का आना जाना रुका है। अगर वो रुका है तो उसी तरह से धीमा पड़ा होगा, लेकिन बाबा सिद्दीकी अकेला नहीं। हाँ, ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा एक मठाधीश जो दाऊद इब्राहिम के फिल्मी दुनिया बॉलीवुड में इन्वेस्टमेंट का मैनेजर था, प्रबंधक था, और यही वजह थी कि इन तमाम फिल्म स्टारों से उसके रिलेशंस थे। वो जिसके कंधे पर हाथ रख देता था उसका भाव बढ़ जाता था, अन्यथा बढ़ जाता था। शर्म इस बात की है कि मैंने, आपने, पिछले 18-20 मिनट से हम बात कर रहे हैं, हमने कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने अच्छा किया कि बुरा किया, क्या नहीं किया, किसने मारा, कैसे मारा, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि इस स्याह पक्ष की, बाबा सिद्दीकी के बात क्यों नहीं हो रही है इस देश में। यह सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि एक घड़ी साज का लड़का, एक घड़ी बनाने वाला लड़का, उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है जैसे इस देश में कहा जाता था कि अरे अरे गरीब मास्टर का लड़का था। अगर किसी दूसरी बात को लेकर सबसे बड़ी ब्रेकिंग बनाई जा रही है तो यह बनाई जा रही है क्यों चुना हत्यारों ने विजयादशमी का दिन। क्या मतलब है इसका? इस एंगल को खोजे जाने का क्या मतलब है? शर्म आनी चाहिए इस देश की मीडिया को। और मैं एक बार फिर, चाहे वो एनके सूद साहब हों और जिन्होंने एटीएस की वो जांच की थी, मुझे नाम लेने में अब कोई गुरेज नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं और मुझसे मिलता जुलता नाम है। यूपी एटीएस के रिटायर्ड निरीक्षक अविनाश मिश्रा साहब ने उस पूरे केस की जांच की थी। आपको खोजे हुए ये बात कहीं मिलेगी नहीं, मीडिया के किसी पन्ने में मिलेगी नहीं। इस पक्ष पर कौन बात करेगा? ये सवाल कौन पूछेगा? इतना बड़ा साम्राज्य कहां से बाबा सिद्दीकी ने खड़ा किया? वो कौन से ऐसे इमोशनल ग्राउंड थे कि सुनील दत्त ने अपना दूसरा बेटा बना लिया?
और उसकी न सिर्फ राजनीति में एंट्री कराई और वहीं से बॉलीवुड में एंट्री हुई। जी। और बेशर्म मीडिया ये बताती है कि दाऊद से और इसके उल्टे संबंध थे। कतई नहीं थे। इस बात की जांच होनी चाहिए, और जांच तो छोड़ दीजिए साहब, जहां राजकीय सम्मान दिया जा रहा है ऐसे तत्वों को, ये न सिर्फ राजनीतिक शुचिता को धब्बा लगाते हैं, बल्कि इस देश में खून पसीना बहा के कमाई करने वाले ऐसे करोड़ों अरबों लोगों के सपनों को तोड़ते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि इन्हीं तरह के शॉर्टकट्स लो, और तब तुम्हारा नाम, कोई तुम्हें जियाउद्दीन नहीं बुलाएगा, सब तुम्हें बाबा सिद्दीकी बुलाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल हमें लेनी होगी आप सभी से इजाजत, लेकिन सोचिएगा, और सोचना हमारा काम है। हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, कुछ सवालों के साथ छोड़ कर जाते हैं। प्रारब्ध के इस मंच पर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम वो चिंगारी दें जो आपके दिलों में, आपके हृदयों में आग बनकर रहे। आखिर क्यों एक कौम, जियाउद्दीन हो या शहाबुद्दीन हो, मुख्तार हो या अतीक हो, उसको क्यों अपना रहनुमा बनाने पर ही तुली रहती है? ये कौन सी उम्मत है, ये कौन सी कौम है? इस सवाल पर भी सोचिएगा। और जैसा कि अवनीश जी ने कहा, हमारे राजनीतिक तंत्र के उस नासूर पर भी सोचिएगा जो इन जैसों को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए प्रारब्ध को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें ताकि अगले वीडियो की सूचना मिलती रहे। जय सिया राम।